4,096 किलोमीटर और ये लेंथ है इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर की। विश्व की 5वीं सबसे लंबी बॉर्डर जो साझा करते हैं इंडिया और बांग्लादेश। यह बॉर्डर भारत के 5 अलग अलग स्टेट से होकर गुजरती है, जिसमें से वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल है। लेकिन पिछले कुछ बीते हुए सालों में ये बॉर्डर सिर्फ एक लाइन ऑन द मैप नहीं बचा है, ये बन चुका है एक गेटवे फॉर अ डेमोग्राफिक शिफ्ट जो साइलेंटली इंडिया के ईस्टर्न स्टेट्स का नक्शा बदल रहा है। और हाँ, यहाँ पे बात पॉलिटिक्स की नहीं है, यहाँ पे बात है नेशनल सिक्योरिटी की और उसके साथ ही जुड़ी हुई उन तमाम चीज़ों की जिससे देश को भविष्य में खतरा हो सकता है। जिसकी वजह से आज हम सारे पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स को साइड में रखेंगे और आज हम बात करेंगे एक्चुअल डेटा, कोर्ट रूलिंग्स और ग्राउंड रिपोर्ट्स की। तीसरी चीज, भैया लाठी खाने से न डरे। सोशल मीडिया के मल्टीपल प्लेटफॉर्म से चैनल्स पे आपने सुना होगा कि इंडिया के अंदर करेंटली अभी 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी रह रहे हैं, यानी 20 मिलियन से भी ज्यादा बांग्लादेशी अवैध तरीके से इंडिया के अंदर रह रहे हैं। तो क्या ये बातें सिर्फ हवा हवाई हैं या सोशल मीडिया में फैलाई गई अफवाह है? एक्चुअल में नहीं। नवंबर 2016 में इंडियन पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट दिया गया, एक ऐसा बयान जिसने ये साबित कर दिया कि अभी भी अवैध बांग्लादेशी भारत के अंदर रह रहे हैं और उनकी संख्या 2 करोड़ या उससे ज्यादा है। और ये बयान दिया मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स किरण रिजिजू ने। जो रोहिंग्यास है वो इस देश में रेफ्यूजी के स्टेटस नहीं है, वो इलीगल माइग्रेंट्स के रूप में यहाँ आए हैं। और इसी बात को आधार मानते हुए अगर हम सेंसस डेटा को देखते हैं तो यह बात और भी ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाती है। 2001 से 2011 के बीच जो हिंदू पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट थी वो 16.8% के अराउंड थी। एज कंपेरेटिवली मुस्लिम पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट थी वो थी 24.6% के अराउंड। और बॉर्डर स्टेट्स का हाल इससे भी कहीं ज्यादा बुरा था। वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में 2011 के सेंसस डेटा के अकॉर्डिंग जो मुस्लिम आबादी थी, मुस्लिम पॉपुलेशन थी, वो 66.28% थी। वहीं मालदा में 51.27%। और हाँ, इसमें जो सबसे शॉकिंग चीज है वो ये है कि इस ग्रोथ रेट को हम जो नेचुरल बर्थ रेट होता है उससे कंपेयर नहीं कर सकते हैं और ना ही उससे हम इस चीज का एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि ये ग्रोथ रेट उस ग्रोथ रेट के मार्जिन से ज्यादा है या कम है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। और ये कोई नॉर्मल इन्वर्जन नहीं थे, ये एक डेमोग्राफिक इन्वर्जन थे जो समाज में एक बड़ा बदलाव लाते हैं अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर, और वो भी अवैध तरीके से। और ये जितने भी अवैध बांग्लादेशी हो, अवैध इमिग्रेंट्स हो, वो किसी भी अलग दूसरी कंट्री से आए हुए, वो खाली बंगाल तक सीमित नहीं है, इसकी आग बाकी राज्यों तक में भी फैल चुकी है। जो आदिवासी समाज की लड़कियां हैं उससे जो है मुस्लिम लोग शादी करते हैं, सही बात है? आप लोग करते हैं? ये नहीं है, सही बात है। सो लेट्स टॉक अबाउट झारखंड, स्पेशली द संथाल परगना रीजन। 2024 में झारखंड हाई कोर्ट ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दिया। झारखंड हाई कोर्ट ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे पूछा कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है स्पेशली संथाल परगना रीजन में वो ड्रास्टिकली कम क्यों हो रही है। और शायद इस बात का जवाब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी नहीं था, क्योंकि अगर हम डेटा और फैक्ट की बात करें तो 1951 में जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी संथाल परगना रीजन में 44% की थी। वहीं 2011 में ये जो ट्राइबल्स की पॉपुलेशन थी वो घटकर 24% पे रह गई। तो आखिर कहाँ गए ये लोग? ये ट्राइबल पॉपुलेशन इतनी ड्रास्टिकली कैसे कम हो गई? इसी संथाल परगना रीजन में एक टर्म यूज होता है जमाई तोला, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ज्यादातर मुस्लिम आते हैं और यहाँ के आदिवासी महिलाओं के साथ शादी करके फिर यहाँ पर किस तरह से जमीन पर कैप्चर कर। संथाल परगना की लोकल इंटेलिजेंस और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं वहां पे, वो वहां की जो आदिवासी लड़कियां होती हैं उनसे शादी करते हैं। उनसे शादी करने के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो है CNT यानी छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। इस CNT यानी छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के तहत जो भी ट्राइबल्स के अंडर में जो जमीन आती है वो किसी नॉन ट्राइबल को नहीं बेची जा सकती। और शादी के बाद जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको ये अधिकार मिल जाता है कि वो जो भी नॉन ट्राइबल हुआ करते थे वो अब ट्राइबल्स की श्रेणी में आ जाते हैं, जिससे वहाँ के जो लोकल चुनाव हैं, जो लोकल उनकी ज़मीनों का कब्जा है, वो उसको हथिया सकते हैं, अपने फेवर में ला सकते हैं इन आदिवासी लड़कियों से शादी करके। बांग्लादेश से शिफ्ट होकर के आया, वहाँ के लोकल से शादी कर ली और फिर इसके बाद रहने के लिए उन्हें अलग से जमीनें उपलब्ध करा दी गई। इन सबके बीच में जो सबसे बड़ा सवाल आपके मन में भी उठ रहा होगा ये होगा कि ये इलीगल जो इमिग्रेंट्स आते हैं, अवैध बांग्लादेशी हो, रोहिंग्याज हो या फिर अदर किसी दूसरे कंट्री से आते हैं, ये इतना जल्दी घुल मिल कैसे जाते हैं वहाँ की लोकल ट्राइब्स के साथ में? तो उसका जो सबसे बड़ा जवाब है वो ये है हाइपर लोकल करप्शन। जो भी माइक्रो लेवल पे वहाँ पे लोकली सपोर्ट मिलता है, वहाँ पे चाहे उनको पैसे खिला के मिले या फिर उनकी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करके, वो एक जो लोकल सपोर्ट होता है वो बहुत बड़ी आइडेंटिटी क्रिएट करने में हेल्प कर देता है इन इलीगल इमिग्रेंट्स की। CAB आने के बाद NRC आएगा और NRC सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा,
पूरे देश के लिए आएगा। सितंबर 2023 में एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बंगाल, कर्नाटक और तमिलनाडु के 10 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की और वहां उन्होंने एक ऐसे सिंडिकेट का पर्दाफाश किया जो लोकल जो इलीगल इमिग्रेंट्स होते थे उनको इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड कराता था। मोडस ऑपरेंडी बहुत सिंपल है। आपको बॉर्डर क्रॉस करना है, बॉर्डर क्रॉस करते ही आपको एक दलाल का साथ मिलेगा, एक ऐसा दलाल जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट वहां की लोकल म्यूनिसिपालिटीज जो भी हैं उनके साथ हाथ मिला के आपका बर्थ सर्टिफिकेट जनरेट करवा देगा। और जैसे ही बर्थ सर्टिफिकेट आपका बनता है तो फिर आपका आधार कार्ड और वोटर आईडी एक केक वॉक की तरह हो जाता है। इतना सिंपल प्रोसेस है। जो भी बॉर्डर पर इलीगल इमिग्रेंट्स वहां पे रह रहे हैं या आज भारत का पार्ट बन चुके हैं। वेस्ट बंगाल पुलिस की एसटीएफ ने कई बार बॉर्डर के एरिया से ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ा है जिनके पास से जाली नोट यानी फेक करेंसी, फेक आधार कार्ड और फेक जो भी दस्तावेज हैं, इनके फेक रिकॉर्ड्स हैं, वो सब कुछ बरामद हुए हैं। और हाँ, ये सिर्फ एक माइग्रेशन का पार्ट नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड वेल प्लान्ड स्ट्रक्चर के तहत किया गया क्राइम है। हम भारत देश के जो लोग हैं ना, वो वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना लेके चलते हैं, उस चक्कर में हम बहुत बारी नेशनल सिक्योरिटीज के इशू को ना साइड में रख देते हैं। हमारा मानना होता है कि आने दो गरीब हैं, उनके ऊपर वहां पे अत्याचार हो रहे होंगे बांग्लादेश में, इसलिए वो भागकर हमारे देश में शरण ले रहे हैं, शरणार्थी बन रहे हैं। लेकिन कई बार आपको ये समझना पड़ेगा कि जो इमोशन है उससे देश नहीं चलता है। आपको जब लठ बजाने की जरूरत समझ में आएगी तो आपको लठ बजाना पड़ेगा, चाहे वो आपके घर का कोई कुत्ता हो या फिर किसी बॉर्डर स्टेट पे भागा हुआ इलीगल इमिग्रेंट। जरा एक बार आपको ना इंडिया के मैप पे नजर घुमानी चाहिए। सिलीगुड़ी कॉरिडोर या फिर इंडिया का चिकन नेक, जिसकी बहुत बार धमकी बांग्लादेश दे चुका है खुले तौर पे। डिजिटाइजेशन तो यकीनी तौर पे करना है हमें, लेकिन प्लान ऑफ एक्शन भी पैरेलल होना चाहिए कि अगर हमारे पास क्रिटिकल मास जमा हो चुका है लोगों का तो उनसे क्या किया जाए, क्या करवाया जाए। एक ऐसा कॉरिडोर का एरिया जो बहुत कम जगहों पे सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर तक की चौड़ाई रखता है और इंडिया के मेन लैंड को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है। वही चिकन नेक है जिसको काटने की धमकी बहुत बार बांग्लादेशी और बहुत बारी पाकिस्तानी दे चुके हैं ऑलरेडी। भगवान नहीं करे अगर कल को वॉर होती है और इस एरिया के अकॉर्डिंग जो इसका डेमोग्राफिक हॉस्टाइल है उसके अकॉर्डिंग अगर कल को वॉर होती है तो नॉर्थ ईस्ट को इंडिया की मेन लैंड से बहुत इजीली कट किया जा सकता है। 2005 में सुप्रीम कोर्ट में एक हिस्टोरिक केस हुआ था, सर्बानंद सोनोवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलीगल माइग्रेशन असम के लिए एक्सटर्नल एग्रेशन है और ये बात जितना जल्दी हो सके असम के लोगों और बॉर्डर स्टेट के लोगों को समझनी पड़ेगी। इन सब के बाद भी अगर आपको लगता है कि भारत शरणार्थियों को शरण नहीं दे रहा है या उन बेचारे गरीबों पे जुल्म ढा रहा है तो आपको एनसीआरबी का कुछ डेटा पढ़ लेना चाहिए। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का एक ऐसा डेटा जिसमें साफ तौर पे बताया गया है कि बॉर्डर स्टेट्स में सबसे ज्यादा, जी हाँ, सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सबसे ज्यादा कैटल स्मगलिंग और उससे भी कहीं ज्यादा जो फेक करेंसी का चलन है वो बॉर्डर स्टेट्स में है, वहां के इलीगल जो भी इमिग्रेंट्स हैं उनके द्वारा। इंडिया ऑलरेडी दुनिया का मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। हमारे पास खुद के लोगों के लिए जॉब नहीं है, खुद के जो हॉस्पिटल्स हैं उन पे जो बेड्स पड़े हुए हैं वो भरपाई नहीं कर पा रहे हैं मरीजों के लिए। हमारे यहाँ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, जो हमारी बुनियादी चीजें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही। हम किसी दूसरी कंट्री के लोगों का बोझ कब तक उठाते रहेंगे? और इसमें कोई दान दया वाली, धर्म वाली चीज नहीं है कि हम अपने टैक्स के पैसों से जो भी बाहर के लोग आ रहे हैं, जो इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, हम उनको सब्सिडाइज करते फिरें। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? पहले सीए भी आएगा, सारे शरणार्थियों को नागरिकता दिया जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से एनआरसी से उनको भय रखने की जरूरत है। सेकेंडरी बॉर्डर फेंसिंग, ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज अगर आप नॉर्थ ईस्ट जाएंगे तो बहुत सारे रिवराइन एरियाज हैं जहां पे बहुत सारे ऐसे पैचेस मिलेंगे आपको जो एक बहुत बेसिक स्ट्रक्चर के तौर पे जो बॉर्डर को अलग करते हैं दोनों देशों के। हाँ, इन्हीं अनफेंस्ड जो पैचेस हैं इनकी भरपाई करने के लिए जो बीएसएफ के थर्मल स्कैनिंग होती है उसके सपोर्ट की और भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी इस इलीगल इमिग्रेशन को रोकने के लिए बॉर्डर स्टेट्स में। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है लोकल्स की अवेयरनेस का। कि हमने मेघालय हो गया या आसाम हो गया, वहाँ के जो लोकल्स हैं वो अवेयर हो रहे हैं अपनी चीज़ों के लिए, अपनी लैंड के लिए, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। सो लोकल्स की अवेयरनेस उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट इन सारी चीज़ों को साफ करने के लिए। illegal migrant. आपको रेजिस्टेंस दिखाना पड़ेगा, आपको आपके टैक्स का जो पैसा है उसकी भरपाई खुद के लिए करनी पड़ेगी, ना कि ये जो फॉरेन की पॉपुलेशन आ जाती है, अवैध इमिग्रेंट आके रहते हैं आपकी ज़मीन पे, आपका पार्ट बनते हैं, उसके बाद आपका गला घोटते हैं, आपको मारते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये देश, ये ज़मीन, ये आपकी है, उन अवैध इमिग्रेंट्स की नहीं है जो आपकी आदिवासी लड़कियों से शादी करते हैं, उसके बाद आपका पार्ट बनकर रहते हैं, आपका ही खाते हैं और आपकी ही थाली में छेद करते हैं। जगह में है, सरना एक जगह में है,
आज करेंटली सवाल ये नहीं है कि कौन सी पार्टी पावर में है, किस पार्टी के पास में सत्ता है, कौन सा दल सबसे बड़ा है देश में। सवाल ये है कि हमारे बॉर्डर सिक्योर हैं या नहीं, हमारे जो बॉर्डर स्टेट्स हैं वो सिक्योर हैं या नहीं। आपको इस बात से समझना पड़ेगा कि अगर हमारे बॉर्डर सिक्योर नहीं है तो हमारा नेशन भी सिक्योर नहीं है। ये एक खुला नेशनल थ्रेट हो सकता है हमारे लिए, क्योंकि हमारे बॉर्डर्स की सिक्योरिटी आज कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। एट द एंड अगर आपको ये रिसर्च या पर्सपेक्टिव वैल्यूएबल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में ज़रूर शेयर करें। सच बोलें और सच सुनने की आदत भी डालें। एंड हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपका एक छोटा सा क्लिक हमारी पूरी स्ट्रेंथ बनता है इस फिटर भारत को बिल्ड करने में। एंड व्हाट यू थिंक, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जय हिंद।